गरीब साइकिल वाले ने तो सिर्फ मजबूर समझकर अमीर बाप की इकलौती बेटी की मदद की थी, लेकिन बदले में जो उसने लड़के के साथ किया उसे सुनकर पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई। दोस्तों, बरसात का मौसम था। आसमान से पानी की मोटी मोटी बूंदें सड़कों को तरवतर कर रही थी। अचानक एक चमचमाती काली कार बीच सड़क पर रुक गई। इंजन की आवाज खामोश हो चुकी थी और सड़क पर जाम लगना शुरू हो गया। पीछे खड़े वाहनों ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा शुरू हो गया हो। लोग चिल्लाने लगे, कुछ ने तंज कसे, यह अमीर लोग भी ना गाड़ी तो लग्जरी खरीद लेते हैं पर चलाना नहीं आता। एक आदमी चिल्लाया, अरे मैडम जल्दी गाड़ी हटाओ, पूरा रास्ता जाम हो रहा है। कार के अंदर बैठी थी प्रिया, मुंबई के मशहूर कारोबारी सुरेश शर्मा की इकलौती बेटी। उसके लिए यह नजारा एकदम नया था। बाहर बारिश की मार, लोगों की चिल्लाहट और उसकी लाखों की कार जो अब एक बेकार लोहे के ढांचे से ज्यादा कुछ नहीं थी। प्रिया बार बार चाबी घुमा रही थी, लेकिन इंजन जवाब दे रहा था। उसका माथा पसीने से भीग गया था और चेहरा घबराहट से तंग गया था। उसने फोन निकाला, ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। सर्विस सेंटर का नंबर डायल किया, पर नेटवर्क बार बार कट रहा था। पहली बार प्रिया की आंखों में डर और असहायता की चमक दिखी। चारों तरफ गाड़ियां खड़ी थीं, लोग उसे घूर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, पर कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी सड़क के उस पार से एक पुराना जजर सा साइकिल धीरे धीरे भीड़ को चीरता हुआ प्रिया की कार के पास रुका। साइकिल से उतरा एक साधारण सा नौजवान, विजय, जिसके कपड़े बारिश में भीग चुके थे। उसने कार की खिड़की पर हल्के से दस्तक दी। प्रिया ने खिड़की थोड़ा नीचे की और रुखाई से बोली, हां, क्या बात है? विजय ने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, मैडम, आपकी गाड़ी खराब हो गई है, रास्ता जाम हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, गाड़ी को साइड करना होगा, इसे धक्का देकर ही साइड कर सकते हैं। प्रिया ने उसे सिर से पांव तक देखा। एक पल को उसे शक हुआ कि शायद यह आदमी मदद के बहाने पैसे मांगेगा, लेकिन भीड़ की नजरें उस पर थीं और मजबूरी में उसने हामी भर दी। विजय ने कार के पीछे जाकर धक्का देना शुरू किया। बारिश की वजह से सड़क कीचड़ से लथपथ थी और उसके पैर बार बार फिसल रहे थे। उसकी पुरानी चप्पलें कीचड़ में ढंस रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर हार का कोई भाव नहीं था। भीड़ में लोग तमाशा देख रहे थे। कुछ ने ताने मारे, पर कोई भी विजय की मदद के लिए आगे नहीं आया। अकेला यह गरीब साइकिल ड्राइवर प्रिया की मदद के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था। धीरे धीरे कार खिसकने लगी। विजय ने और जोर लगाया। उसकी सांसें तेज हो गईं। माथे पर पसीने की बूंदें बारिश के साथ मिल गईं। आखिरकार कार सड़क के किनारे लग गई। प्रिया ने राहत की सांस ली। उसने पर्स खोला, 2 500 के नोट निकाले और खिड़की से बाहर बढ़ाए। ये लो, तुमने मेरी मदद की, इसके पैसे। विजय ने उसकी ओर देखा, फिर हाथ पीछे कर लिया। गहरी आवाज में बोला, मैडम, पैसे उस काम के लिए लेते हैं जो पैसे के लिए किया जाए। मैंने तो बस इंसानियत के लिए हाथ बढ़ाया, और इंसानियत का कोई दाम नहीं होता। इतना कहकर उसने अपना गीला गमछा कंधे पर डाला और अपने साइकिल की ओर बढ़ गया। प्रिया के हाथ में नोट वैसे ही रह गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि इस शहर की भीड़ में कोई ऐसा भी है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। वो खिड़की से बाहर झांकती रही, बारिश में भीगते हुए विजय को देखती रही। उसके शब्द, उसकी इंसानियत और उसकी खुददारी उसके मन में गहरे उतर गए। भीड़ छंट गई, ट्रैफिक फिर चल पड़ा, लेकिन प्रिया का मन उसी पल में अटक गया। उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। कुछ दिन बाद प्रिया को अपनी कंपनी की एक जरूरी मीटिंग में जाना था। यह मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसमें देरी का मतलब था बड़े क्लाइंट्स का भरोसा टूटना, करोड़ों की डील का रद्द होना और उसके पिता सुरेश शर्मा की साख पर दाग लगना। लेकिन उस दिन ड्राइवर समय पर नहीं पहुंचा। प्रिया ने सोचा कि ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं। उसने पास से गुजरते किसी साइकिल में बैठने का फैसला किया। तभी उसकी नजर एक पुराने साइकिल पर पड़ी। ये वही साइकिल था और उसका मालिक था विजय, वही शख्स जिसने बारिश में उसकी मदद की थी। प्रिया ने हाथ उठाया। विजय ने तुरंत साइकिल रोका और झुककर बोला, बैठिए मैडम। प्रिया ने शायद ध्यान नहीं दिया कि यह वही विजय है, लेकिन विजय ने उसे एक नजर में पहचान लिया था।
प्रिया बिना कुछ कहे साइकिल में बैठ गई। उसके हाथ में एक बड़ा चमड़े का बैग था जिसमें कंपनी की महत्वपूर्ण फाइलें, पेमेंट वाउचर और लाखों का हिसाब था। यह बैग उसके पिता ने उसे सौंपा था और उनके शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। प्रिया, यह फाइलें और पैसा बहुत कीमती है, इन्हें सुरक्षित पहुंचाना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। साइकिल धीरे धीरे चल पड़ा। प्रिया मोबाइल में मीटिंग के नोट्स देख रही थी और कभी कभी घड़ी पर नजर डाल रही थी। ऑफिस पहुंचते ही वह जल्दी में उतरी, पर्स से पैसे निकाले और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। जल्दबाजी में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसका बैग साइकिल की सीट पर रह गया। विजय ने भी बैग पर ध्यान नहीं दिया और साइकिल आगे बढ़ा दिया। स्टैंड पर पहुंचने के बाद जब उसने सीट पर बैग देखा तो वह चौंक गया। उसने बैग उठाया जो काफी भारी था। पसीने की एक बूंद उसके माथे से टपककर बैग पर गिरी। उसने सोचा, यह तो बहुत कीमती लगता है। विजय ने बैग वापस करने का फैसला किया और साइकिल उसी कंपनी की ओर मोड़ लिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। प्रिया ऑफिस के अंदर जा चुकी थी। विजय ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, मुझे मैडम से मिलना है। गार्ड ने रुखाई से जवाब दिया, बिना एंट्री पास या परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। विजय चाहता तो बैग गार्ड को दे सकता था, लेकिन उसने सोचा कि यह सही नहीं होगा। उसने बैग अपने पास रखा और घर लौट गया, यह सोचकर कि बाद में लौटा देगा। रास्ते में कई बार उसका मन हुआ कि बैग खोल कर देखे, लेकिन हर बार उसके दिल से आवाज आई, ये मेरा नहीं है, दूसरों की चीज छूना पाप है। घर पहुंचते ही उसकी मां सरला और बहन पूजा ने बैग देखा। पूजा ने उत्सुकता से पूछा, भैया ये बैग कहां से आया, किसका है? विजय ने बताया, एक सवारी भूल गई। मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा इसे खोलकर देख लो, क्या पता इसमें पैसे हो। पूजा की शादी नजदीक है, कुछ मदद मिल जाएगी। पूजा की आंखों में भी उम्मीद की चमक थी। भैया अगर इसमें पैसे हुए तो हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, मंडप कैटर सबका हिसाब हो जाएगा। विजय की नजर पूजा के मासूम चेहरे पर गई। उसका दिल कांप उठा। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया, लेकिन फिर उसने बैग को छाती से लगा लिया और बोला, पूजा तेरी शादी बेईमानी के पैसों से नहीं होगी। अगर मुझे दिन रात साइकिल चलाना पड़े तो चलाऊंगा, लेकिन दूसरों का हक छीनकर तुझे दुल्हन नहीं बनाऊंगा। कोई नहीं देख रहा तो कम से कम ऊपर वाला तो देख रहा है। यह सुनकर मां और पूजा का चेहरा शर्म से झुक गया। विजय को भी बुरा लगा, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह अपनी आत्मा पर कोई दाग नहीं लगने देगा। अगली सुबह विजय बैग लेकर उसी कंपनी के ऑफिस पहुंचा। रिसेप्शन पर खड़े व्यक्ति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार भरे लहजे में पूछा, क्या चाहिए? विजय ने बैग आगे बढ़ाते हुए कहा, कल आपकी मैडम यह बैग साइकिल में भूल गई थी, मैं लौटाने आया हूं। रिसेप्शनिस्ट चौंक गया। उसने बैग खोला, अंदर कीमती फाइलें और पैसे देखे। इतनी बड़ी रकम और कागजात, और यह आदमी बिना कुछ लिए लौटाने आया था। उसने रजिस्टर निकाला और बोला, नाम लिखो। विजय ने कांपते हाथों से लिखा, विजय साइकिल ड्राइवर। थोड़ी देर बाद जब प्रिया ऑफिस पहुंची और बैग देखा तो वह सन्न रह गई। ये बैग कहां से आया? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने बताया, एक साइकिल ड्राइवर लाया था। प्रिया ने रजिस्टर पलटा और विजय का नाम पढ़ा। उसे बारिश का वह दिन याद आया जब विजय ने बिना कुछ लिए उसकी इज्जत बचाई थी और अब लाखों का बैग बिना खोले लौटा दिया। उसके दिल से आवाज निकली, पापा हमेशा कहते थे कि गरीब भरोसे के लायक नहीं होते, लेकिन विजय ने उनकी सारी बातें गलत साबित कर दी। अगली सुबह आसमान धुंधला था। हल्की ठंडी हवा गलियों से गुजर रही थी, लेकिन विजय के दिल पर एक भारी बोझ था। रात भर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मां की बीमारी, पूजा की शादी की तारीख का नजदीक आना और पैसों की तंगी उसे भीतर से तोड़ रही थी। पूजा आंगन में बैठी थी, हाथों में शादी के कार्ड लिए। उसने धीरे से कहा, भैया पंडित जी ने 20 दिन बाद की तारीख निकाली है। मंडप वाले ने कहा है एडवांस दो वरना बुकिंग कैंसिल। कैटर भी पैसे मांग रहा है, अब क्या करें? विजय ने उसकी ओर देखा और बोला, पूजा मैं तेरी शादी उसी तारीख पर कराऊंगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, चाहे मेरी जान ही निकल जाए। तुझे समाज के सामने झुकने नहीं दूंगा। मां ने खांसते हुए कहा, बेटा रिश्तेदारों से पूछ लो, शायद कोई मदद कर दे। विजय ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा,
माँ कल ही चाचा और मामा से मिला था, सबने साफ मना कर दिया। जब अपनी ही पीठ दिखा दें तो गैरों से क्या उम्मीद। पूजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। भैया मुझे गहनों की परवाह नहीं, बस ये शादी टूटने ना पाए। विजय ने वादा किया, पूजा तेरा भैया जिंदा है, तेरी इज्जत का सवाल है, चाहे मुझे अपनी हड्डियां गलानी पड़े, मैं ये शादी रुकने नहीं दूंगा। अगले दिन उसने दिन रात साइकिल चलाया। शाम तक उसने RS 1200 जोड़े, लेकिन यह रकम शादी के खर्चों के सामने कुछ भी नहीं थी। घर लौटा तो पूजा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पूछा, भैया पैसे का जुगाड़ हुआ? विजय ने सिर झुका लिया, हुआ तो है, पर इतने से कुछ नहीं होगा। पूजा ने रोते हुए कहा, भैया तूने मेरे लिए अपनी जान झोंक दी, इस उपकार का बदला मैं कभी नहीं चुका सकती। उसी वक्त मंडप वाले का आदमी आया। उसने रुखाई से कहा, विजय कल तक एडवांस नहीं मिला तो बुकिंग कैंसिल। विजय ने हाथ जोड़कर कहा, भाई बस 2 दिन का वक्त दे दो। मंडप वाला बोला, ठीक है, लेकिन कल तक काम हो जाना चाहिए। उस रात विजय मंदिर के सामने दीपक जलाकर बैठा। उसने भगवान से कहा, मेरी बहन की इज्जत दांव पर है, तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज सिर झुकाता हूं, कोई रास्ता दिखा। उसके आंसू जमीन पर गिरे और दीपक की लौ चमक उठी, जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। उसी दिन प्रिया अपनी कार में ऑफिस जा रही थी। ट्रैफिक धीमा था। उसने खिड़की से बाहर झांका तो विजय का साइकिल देखा। वह सिर झुकाए बैठा था, जैसे सारी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर हो। प्रिया ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी धीमी करो। तभी उसने पास खड़े 2 लोगों की बात सुनी। एक बोला, सुना है विजय की बहन की शादी है, मंडप वाला और कैटर पैसे मांग रहे हैं, रिश्तेदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। दूसरा बोला, हाँ मां की बीमारी में सारा पैसा खर्च हो गया, अब बेचारा क्या करेगा। प्रिया का दिल कसक उठा। उसने खुद से कहा, अगर मैं इस इंसान की मदद नहीं करूंगी तो इंसानियत का कोई मतलब नहीं। उसने तुरंत अपने मैनेजर को फोन किया और मंडप, कैटर और ज्वेलर के नंबर मांगे। उसने सबसे पहले मंडप वाले को कॉल किया, विजय नाम के आदमी की बुकिंग है, मैं पूरी पेमेंट भेज रही हूं, बुकिंग फाइनल कर दो। फिर कैटर को पेमेंट की और ज्वेलर को मंगलसूत्र व अन्य सामान के लिए पैसे भेजे। हर बार उसने कहा, विजय को मत बताना कि किसने पेमेंट किया। अगली सुबह मंडप वाला विजय के घर आया। विजय भाई बुकिंग पक्की हो गई, पैसे मिल गए। फिर कैटर का आदमी आया, ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। विजय, उसकी मां और पूजा हैरान रह गए। पूजा ने पूछा, भैया ये सब कैसे हुआ? विजय ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और बोला, ये किसी देवता का काम है। बहन, शादी का दिन आया, सभी रस्में पूरी हुई। विजय ने पूजा की विदाई की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में गर्व था। भीड़ में दूर खड़ी प्रिया यह सब देख रही थी। बाद में उसने अपने पिता को सब बताया। सुरेश शर्मा ने गंभीर स्वर में कहा, प्रिया, मैंने हमेशा सोचा कि गरीबों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन विजय ने मेरी सोच बदल दी। उसे ऑफिस बुलाओ। प्रिया ने विजय को बुलाया। सुरेश शर्मा ने कहा, आज से तुम सिर्फ साइकिल ड्राइवर नहीं रहोगे, हमारी कंपनी की लॉजिस्टिक्स यूनिट में काम करोगे। पक्की नौकरी, सुविधाएं और सबसे बड़ी बात, इज्जत मिलेगी। विजय की आंखें भर आईं। उसने कहा, साहब, आपने जो दिया उसका कर्ज मैं ताम्र नहीं चुका सकता, आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। इस तरह एक गरीब साइकिल ड्राइवर की इंसानियत और ईमानदारी ने न सिर्फ उसकी बहन की शादी बचाई, बल्कि एक अमीर परिवार की सोच को भी बदल दिया। प्रिया ने सीखा कि इंसानियत का कोई दाम नहीं होता, और विजय ने साबित किया कि खुददारी से बढ़कर कोई धन नहीं। लेकिन अब सवाल आप सभी से है, अगर आपके सामने भी ऐसा मौका आए जहां एक तरफ आपके परिवार की मुश्किलें हों और दूसरी तरफ किसी और की अमानत, तो आप क्या चुनेंगे? गरीब साइकिल चालक ने तो सिर्फ मजबूरी समझकर एक अमीर व्यापारी की इकलौती बेटी की मदद की थी, लेकिन बदले में जो उसने लड़के के साथ किया, उसे सुनकर इंसानियत का हर दिल शर्मसार हो गया। दोस्तों, मॉनसून की बरसात मुंबई की सड़कों को सराबोर कर रही थी। आसमान से मोटी मोटी बूंदें सड़कों को नदी सा बना रही थीं। तभी एक चमचमाती काली BMW बीच सड़क पर अचानक रुक गई। इंजन की गूंज थम चुकी थी और सड़क पर गाड़ियों का लंबा जाम लगना शुरू हो गया। पीछे खड़े वाहनों ने हॉर्न की तीखी आवाजें छेड़ दीं, जैसे कोई बेसुरा ऑर्केस्ट्रा शुरू हो गया हो। लोग चिल्लाने लगे, कुछ ने ताने कसे, ये अमीर लोग भी ना
लग्जरी गाड़ियां तो खरीद लेते हैं, पर चलाना नहीं आता। एक टैक्सी ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, अरे मैडम, जल्दी गाड़ी हटाओ, पूरा कोलाबा जाम हो रहा है। कार में बैठी थी अनन्या, मुंबई के मशहूर ज्वेलरी व्यापारी राकेश अग्रवाल की इकलौती बेटी। उसके लिए ये नजारा बिल्कुल नया था। बाहर बारिश का कहर, लोगों की चीख पुकार, और उसकी करोड़ों की कार अब एक बेकार लोहे के ढांचे से ज्यादा कुछ नहीं थी। अनन्या बार बार चाबी घुमा रही थी, लेकिन इंजन खामोश था। उसका माथा पसीने से तर हो गया, चेहरा घबराहट से लाल पड़ गया। उसने फोन निकाला, ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश की, पर फोन स्विच ऑफ। सर्विस सेंटर का नंबर डायल किया, लेकिन बारिश की वजह से नेटवर्क बार बार कट रहा था। पहली बार अनन्या की आंखों में डर और असहायता की चमक उभरी। चारों तरफ गाड़ियों का समंदर, लोग उसे घूर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। तभी सड़क के उस पार से एक पुरानी जर्जर साइकिल भीड़ को चीरती हुई अनन्या की कार के पास रुकी। साइकिल से उतरा एक साधारण सा नौजवान, किशन, जिसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। उसकी फटी शर्ट और घिसी चप्पलें बारिश के पानी में डूबी थीं। उसने कार की खिड़की पर हल्के से दस्तक दी। अनन्या ने खिड़की थोड़ा नीचे की और तल्खी से बोली, हाँ, क्या बात है? किशन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैडम, आपकी गाड़ी खराब हो गई है। रास्ता जाम हो रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है। गाड़ी को साइड करना होगा, इसे धक्का देकर ही किनारे ले जा सकते हैं। अनन्या ने उसे सिर से पांव तक देखा। एक पल को उसे शक हुआ कि शायद ये शख्स मदद के बहाने पैसे मांगेगा, लेकिन भीड़ की गुस्साई नजरें उस पर थीं और मजबूरी में उसने हामी भर दी। किशन कार के पीछे गया और धक्का देना शुरू किया। बारिश ने सड़क को कीचड़ का दलदल बना दिया था। उसके पैर बार बार फिसल रहे थे, घिसी चप्पलें कीचड़ में धंस रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर न हार थी न शिकायत। भीड़ में लोग तमाशा देख रहे थे। कुछ ने ताने मारे, अरे ये साइकिल वाला अकेला क्या कर लेगा? पर कोई भी मदद को आगे नहीं आया। अकेला ये गरीब साइकिल चालक अनन्या की मदद के लिए अपनी जान झोंक रहा था। धीरे धीरे कार खिसकने लगी। किशन ने और जोर लगाया। उसकी सांसें तेज हो गईं, माथे पर पसीने की बूंदें बारिश के साथ घुल गईं। आखिरकार कार सड़क के किनारे लग गई। अनन्या ने राहत की सांस ली। उसने पर्स खोला, 2 1000 के नोट निकाले और खिड़की से बाहर बढ़ाए। ये लो, तुमने मेरी मदद की, इसके पैसे। किशन ने उसकी ओर देखा, फिर हाथ पीछे खींच लिया। गहरी आवाज में बोला, मैडम, पैसे उस काम के लिए लेते हैं जो पैसे के लिए किया जाए। मैंने तो बस इंसानियत निभाई, और इंसानियत का कोई मोल नहीं होता। इतना कहकर उसने अपना गीला गमछा कंधे पर डाला और अपनी साइकिल की ओर बढ़ गया। अनन्या के हाथ में नोट वैसे ही रह गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि इस भीड़भाड़ वाले शहर में कोई ऐसा भी है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। वो खिड़की से झांकती रही, बारिश में भीगते किशन को देखती रही। उसके शब्द, उसकी इंसानियत और उसकी खुददारी उसके मन में गहरे उतर गए। भीड़ छंट गई, ट्रैफिक फिर चल पड़ा, लेकिन अनन्या का मन उसी पल में अटक गया। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। कुछ दिन बाद अनन्या को अपनी कंपनी की एक अहम मीटिंग में जाना था। ये मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसमें जरा सी चूक का मतलब था बड़े क्लाइंट्स का भरोसा टूटना, करोड़ों की डील रद्द होना और उसके पिता राकेश अग्रवाल की साख पर दाग लगना। लेकिन उस दिन ड्राइवर समय पर नहीं पहुंचा। अनन्या ने सोचा कि इंतजार में वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं। उसने पास से गुजरते किसी साइकिल रिक्शा में बैठने का फैसला किया। तभी उसकी नजर एक पुरानी साइकिल पर पड़ी। ये वही साइकिल थी और उसका मालिक था किशन, वही शख्स जिसने बारिश में उसकी मदद की थी। अनन्या ने हाथ उठाया। किशन ने तुरंत साइकिल रोकी और विनम्रता से बोला, बैठिए मैडम। अनन्या ने शायद ध्यान नहीं दिया कि ये वही किशन है, लेकिन किशन ने उसे एक नजर में पहचान लिया था। अनन्या बिना कुछ कहे साइकिल पर बैठ गई। उसके हाथ में एक बड़ा चमड़े का बैग था, जिसमें कंपनी की कीमती फाइलें, पेमेंट वाउचर और लाखों का हिसाब था। ये बैग उसके पिता ने उसे सौंपा था और उनके शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। अनन्या, ये फाइलें और पैसा बहुत कीमती हैं। इन्हें सुरक्षित पहुंचाना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
साइकिल धीरे धीरे चल पड़ी। अनन्या मोबाइल में मीटिंग के नोट्स देख रही थी, बीच बीच में घड़ी पर नजर डाल रही थी। ऑफिस पहुंचते ही वो जल्दी में उतरी, पर्स से पैसे निकाले और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। जल्दबाजी में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसका बैग साइकिल की सीट पर रह गया। किशन ने भी बैग पर ध्यान नहीं दिया और साइकिल आगे बढ़ा दी। स्टैंड पर पहुंचकर जब उसने सीट पर बैग देखा तो वो चौंक गया। उसने बैग उठाया जो काफी भारी था। पसीने की एक बूंद उसके माथे से टपककर बैग पर गिरी। उसने सोचा, ये तो बहुत कीमती लगता है। किशन ने बैग वापस करने का फैसला किया और साइकिल उसी कंपनी की ओर मोड़ ली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अनन्या ऑफिस के अंदर जा चुकी थी। किशन ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, मुझे मैडम से मिलना है। गार्ड ने तल्खी से जवाब दिया, बिना एंट्री पास या परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। किशन चाहता तो बैग गार्ड को दे सकता था, लेकिन उसने सोचा कि यह सही नहीं होगा। उसने बैग अपने पास रखा और घर लौट गया, ये सोचकर कि बाद में लौटा देगा। रास्ते में कई बार उसका मन हुआ कि बैग खोल कर देखे, लेकिन हर बार उसके दिल से आवाज आई, ये मेरा नहीं है, दूसरों की चीज छूना पाप है। घर पहुंचते ही उसकी मां गीता और बहन रानी ने बैग देखा। रानी ने उत्सुकता से पूछा, भैया ये बैग कहां से आया, किसका है? किशन ने बताया, एक सवारी भूल गई। मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा इसे खोल कर देख लो, क्या पता इसमें पैसे हों। रानी की शादी नजदीक है, कुछ मदद मिल जाएगी। रानी की आंखों में भी उम्मीद की चमक थी। भैया अगर इसमें पैसे हुए तो हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, मंडप, कैटर, सबका हिसाब हो जाएगा। किशन की नजर रानी के मासूम चेहरे पर गई। उसका दिल कांप उठा। एक पल को उसका मन डगमगाया, लेकिन फिर उसने बैग को छाती से लगा लिया और बोला, रानी तेरी शादी बेईमानी के पैसों से नहीं होगी। अगर मुझे दिन रात साइकिल चलानी पड़े तो चलाऊंगा, लेकिन दूसरों का हक छीनकर तुझे दुल्हन नहीं बनाऊंगा। कोई नहीं देख रहा तो कम से कम ऊपर वाला तो देख रहा है। यह सुनकर मां और रानी का चेहरा शर्म से झुक गया। किशन को भी बुरा लगा, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वो अपनी आत्मा पर कोई दाग नहीं लगने देगा। अगली सुबह किशन बैग लेकर उसी कंपनी के ऑफिस पहुंचा। रिसेप्शन पर खड़े व्यक्ति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार भरे लहजे में पूछा, क्या चाहिए? किशन ने बैग आगे बढ़ाते हुए कहा, कल आपकी मैडम ये बैग साइकिल में भूल गई थी, मैं लौटाने आया हूं। रिसेप्शनिस्ट चौंक गया। उसने बैग खोला, अंदर कीमती फाइलें और पैसे देखे। इतनी बड़ी रकम और कागजात, और ये आदमी बिना कुछ लिए लौटाने आया था। उसने रजिस्टर निकाला और बोला, नाम लिखो। किशन ने कांपते हाथों से लिखा, किशन, साइकिल चालक। थोड़ी देर बाद जब अनन्या ऑफिस पहुंची और बैग देखा तो वो सन्न रह गई। ये बैग कहां से आया? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने बताया, एक साइकिल चालक लाया था। अनन्या ने रजिस्टर पलटा और किशन का नाम पढ़ा। उसे बारिश का वो दिन याद आया जब किशन ने बिना कुछ लिए उसकी इज्जत बचाई थी, और अब लाखों का बैग बिना खोले लौटा दिया। उसके दिल से आवाज निकली, पापा हमेशा कहते थे कि गरीब भरोसे के लायक नहीं होते, लेकिन किशन ने उनकी सारी बातें गलत साबित कर दी। अगली सुबह आसमान धुंधला था। हल्की ठंडी हवा मुंबई की गलियों से गुजर रही थी, लेकिन किशन के दिल पर एक भारी बोझ था। रात भर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मां की बीमारी, रानी की शादी की तारीख का नजदीक आना और पैसों की तंगी उसे भीतर से तोड़ रही थी। रानी आंगन में बैठी थी, हाथों में शादी का कार्ड लिए। उसने धीरे से कहा, भैया पंडित जी ने 20 दिन बाद की तारीख निकाली है। मंडप वाले ने कहा है एडवांस दो वरना बुकिंग कैंसिल। कैटर भी पैसे मांग रहा है, अब क्या करें? किशन ने उसकी ओर देखा और बोला, रानी मैं तेरी शादी उसी तारीख पर कराऊंगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, चाहे मेरी जान ही निकल जाए, तुझे समाज के सामने झुकने नहीं दूंगा। मां ने खांसते हुए कहा, बेटा रिश्तेदारों से पूछ लो, शायद कोई मदद कर दे। किशन ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मां कल ही चाचा और मामा से मिला था, सबने साफ मना कर दिया। जब अपने ही पीठ दिखा दें तो गैरों से क्या उम्मीद। रानी की आंखों से आंसू छलक पड़े। भैया मुझे गहनों की परवाह नहीं, बस ये शादी टूटने न पाए। किशन ने वादा किया, रानी तेरा भैया जिंदा है, तेरी इज्जत का सवाल है,
चाहे मुझे अपनी हड्डियां गलानी पड़े, मैं ये शादी रुकने नहीं दूंगा। अगले दिन उसने दिन रात साइकिल चलाई। शाम तक उसने 1200 रुपये जोड़े, लेकिन ये रकम शादी के खर्चों के सामने बूंद के बराबर थी। घर लौटा तो रानी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पूछा, भैया पैसे का जुगाड़ हुआ? किशन ने सिर झुका लिया। हुआ तो है, पर इतने से कुछ नहीं होगा। रानी ने रोते हुए कहा, भैया तूने मेरे लिए अपनी जान झोंक दी, इस उपकार का बदला मैं कभी नहीं चुका सकती। उसी वक्त मंडप वाले का आदमी आया। उसने रूखाई से कहा, किशन कल तक एडवांस नहीं मिला तो बुकिंग कैंसिल। किशन ने हाथ जोड़कर कहा, भाई बस 2 दिन का वक्त दे दो। मंडप वाला बोला, ठीक है, लेकिन कल तक काम हो जाना चाहिए। उस रात किशन मंदिर के सामने दीपक जलाकर बैठा। उसने भगवान से कहा, मेरी बहन की इज्जत दांव पर है, तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज सिर झुकाता हूं, कोई रास्ता दिखा। उसके आंसू जमीन पर गिरे और दीपक की लौ चमक उठी, जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। उसी दिन अनन्या अपनी कार में ऑफिस जा रही थी। ट्रैफिक धीमा था। उसने खिड़की से बाहर झांका तो किशन की साइकिल देखी। वो सिर झुकाए बैठा था, जैसे सारी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर हो। अनन्या ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी धीमी करो। तभी उसने पास खड़े 2 लोगों की बात सुनी। एक बोला, सुना है किशन की बहन की शादी है, मंडप वाला और कैटर पैसे मांग रहे हैं, रिश्तेदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। दूसरा बोला, हां, मां की बीमारी में सारा पैसा खर्च हो गया, अब बेचारा क्या करेगा। अनन्या का दिल कसक उठा। उसने खुद से कहा, अगर मैं इस इंसान की मदद नहीं करूंगी तो इंसानियत का कोई मतलब नहीं। उसने तुरंत अपने मैनेजर को फोन किया और मंडप, कैटर और ज्वेलर के नंबर मांगे। उसने सबसे पहले मंडप वाले को कॉल किया। किशन नाम के आदमी की बुकिंग है, मैं पूरी पेमेंट भेज रही हूं, बुकिंग फाइनल कर दो। फिर कैटर को पेमेंट की और ज्वेलर को मंगलसूत्र व अन्य सामान के लिए पैसे भेजे। हर बार उसने कहा, किशन को मत बताना कि किसने पेमेंट किया। अगली सुबह मंडप वाला किशन के घर आया। किशन भाई, बुकिंग पक्की हो गई, पैसे मिल गए। फिर कैटर का आदमी आया, ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। किशन, उसकी मां और रानी हैरान रह गए। रानी ने पूछा, भैया ये सब कैसे हुआ? किशन ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और बोला, ये किसी देवता का काम है। शादी का दिन आया, सभी रस्में पूरी हुईं। किशन ने रानी की विदाई की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में गर्व था। भीड़ में दूर खड़ी अनन्या ये सब देख रही थी। बाद में उसने अपने पिता को सब बताया। राकेश अग्रवाल ने गंभीर स्वर में कहा, अनन्या, मैंने हमेशा सोचा कि गरीबों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन किशन ने मेरी सोच बदल दी। उसे ऑफिस बुलाओ। अनन्या ने किशन को बुलाया। राकेश अग्रवाल ने कहा, आज से तुम सिर्फ साइकिल चालक नहीं रहोगे, हमारी कंपनी की लॉजिस्टिक्स यूनिट में काम करोगे। पक्की नौकरी, सुविधाएं और सबसे बड़ी बात, इज्जत मिलेगी। किशन की आंखें भर आईं। उसने कहा, साहब, आपने जो दिया उसका कर्ज मैं ताउम्र नहीं चुका सकता। आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। शीस तरह एक गरीब साइकिल चालक की इंसानियत और ईमानदारी ने न सिर्फ उसकी बहन की शादी बचाई, बल्कि एक अमीर परिवार की सोच को भी बदल दिया। गरीब साइकिल चालक ने तो सिर्फ मजबूरी समझकर एक अमीर व्यापारी की इकलौती बेटी की मदद की थी, लेकिन बदले में जो उसने लड़के के साथ किया, उसे सुनकर इंसानियत का हर दिल शर्मसार हो गया। दोस्तों, मॉनसून की बरसात मुंबई की सड़कों को सराबोर कर रही थी। आसमान से मोटी मोटी बूंदें सड़कों को नदी सा बना रही थीं। तभी एक चमचमाती काली BMW बीच सड़क पर अचानक रुक गई। इंजन की गूंज थम चुकी थी और सड़क पर गाड़ियों का लंबा जाम लगना शुरू हो गया। पीछे खड़े वाहनों ने हॉर्न की तीखी आवाजें छेड़ दीं, जैसे कोई बेसुरा ऑर्केस्ट्रा शुरू हो गया हो। लोग चिल्लाने लगे, कुछ ने ताने कसे, ये अमीर लोग भी ना लग्जरी गाड़ियां तो खरीद लेते हैं, पर चलाना नहीं आता। एक टैक्सी ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, अरे मैडम, जल्दी गाड़ी हटाओ, पूरा कोलाबा जाम हो रहा है। कार में बैठी थी अनन्या, मुंबई के मशहूर ज्वेलरी व्यापारी राकेश अग्रवाल की इकलौती बेटी। उसके लिए यह नजारा बिल्कुल नया था। बाहर बारिश का कहर, लोगों की चीख पुकार और उसकी करोड़ों की कार अब एक बेकार लोहे के ढांचे से ज्यादा कुछ नहीं थी। अनन्या बार बार चाबी घुमा रही थी, लेकिन इंजन खामोश था।
उसका माथा पसीने से तर हो गया, चेहरा घबराहट से लाल पड़ गया। उसने फोन निकाला, ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश की, पर फोन स्विच ऑफ। सर्विस सेंटर का नंबर डायल किया, लेकिन बारिश की वजह से नेटवर्क बार बार कट रहा था। पहली बार अनन्या की आंखों में डर और असहायता की चमक उभरी। चारों तरफ गाड़ियों का समंदर, लोग उसे घूर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। तभी सड़क के उस पार से एक पुरानी जर्जर साइकिल भीड़ को चीरती हुई अनन्या की कार के पास रुकी। साइकिल से उतरा एक साधारण सा नौजवान, किशन, जिसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। उसकी फटी शर्ट और घिसी चप्पलें बारिश के पानी में डूबी थीं। उसने कार की खिड़की पर हल्के से दस्तक दी। अनन्या ने खिड़की थोड़ा नीचे की और तल्खी से बोली, "हां, क्या बात है?" किशन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, "मैडम, आपकी गाड़ी खराब हो गई है। रास्ता जाम हो रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है। गाड़ी को साइड करना होगा। इसे धक्का देकर ही किनारे ले जा सकते हैं।" अनन्या ने उसे सिर से पांव तक देखा। एक पल को उसे शक हुआ कि शायद ये शख्स मदद के बहाने पैसे मांगेगा, लेकिन भीड़ की गुस्साई नजरें उस पर थीं और मजबूरी में उसने हामी भर दी। किशन कार के पीछे गया और धक्का देना शुरू किया। बारिश ने सड़क को कीचड़ का दलदल बना दिया था। उसके पैर बार बार फिसल रहे थे, घिसी चप्पलें कीचड़ में धंस रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर न हार थी न शिकायत। भीड़ में लोग तमाशा देख रहे थे। कुछ ने ताने मारे, "अरे, ये साइकिल वाला अकेला क्या कर लेगा?" पर कोई भी मदद को आगे नहीं आया। अकेला ये गरीब साइकिल चालक अनन्या की मदद के लिए अपनी जान झोंक रहा था। धीरे धीरे कार खिसकने लगी। किशन ने और जोर लगाया। उसकी सांसें तेज हो गईं, माथे पर पसीने की बूंदें बारिश के साथ घुल गईं। आखिरकार कार सड़क के किनारे लग गई। अनन्या ने राहत की सांस ली। उसने पर्स खोला, 2 1000 के नोट निकाले और खिड़की से बाहर बढ़ाए। "ये लो, तुमने मेरी मदद की, इसके पैसे।" किशन ने उसकी ओर देखा, फिर हाथ पीछे खींच लिया। गहरी आवाज में बोला, "मैडम, पैसे उस काम के लिए लेते हैं जो पैसे के लिए किया जाए। मैंने तो बस इंसानियत निभाई, और इंसानियत का कोई मोल नहीं होता।" इतना कहकर उसने अपना गीला गमछा कंधे पर डाला और अपनी साइकिल की ओर बढ़ गया। अनन्या के हाथ में नोट वैसे ही रह गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि इस भीड़भाड़ वाले शहर में कोई ऐसा भी है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। वो खिड़की से झांकती रही, बारिश में भीगते किशन को देखती रही। उसके शब्द, उसकी इंसानियत और उसकी खुददारी उसके मन में गहरे उतर गए। भीड़ छंट गई, ट्रैफिक फिर चल पड़ा, लेकिन अनन्या का मन उसी पल में अटक गया। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। कुछ दिन बाद अनन्या को अपनी कंपनी की एक अहम मीटिंग में जाना था। ये मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसमें जरा सी चूक का मतलब था बड़े क्लाइंट्स का भरोसा टूटना, करोड़ों की डील रद्द होना और उसके पिता राकेश अग्रवाल की साख पर दाग लगना। लेकिन उस दिन ड्राइवर समय पर नहीं पहुंचा। अनन्या ने सोचा कि इंतजार में वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं। उसने पास से गुजरते किसी साइकिल रिक्शा में बैठने का फैसला किया। तभी उसकी नजर एक पुरानी साइकिल पर पड़ी। ये वही साइकिल थी और उसका मालिक था किशन, वही शख्स जिसने बारिश में उसकी मदद की थी। अनन्या ने हाथ उठाया। किशन ने तुरंत साइकिल रोकी और विनम्रता से बोला, "बैठिए मैडम।" अनन्या ने शायद ध्यान नहीं दिया कि ये वही किशन है, लेकिन किशन ने उसे एक नजर में पहचान लिया था। अनन्या बिना कुछ कहे साइकिल पर बैठ गई। उसके हाथ में एक बड़ा चमड़े का बैग था, जिसमें कंपनी की कीमती फाइलें, पेमेंट वाउचर और लाखों का हिसाब था। ये बैग उसके पिता ने उसे सौंपा था और उनके शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे, "अनन्या, ये फाइलें और पैसा बहुत कीमती हैं। इन्हें सुरक्षित पहुंचाना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए।" साइकिल धीरे धीरे चल पड़ी। अनन्या मोबाइल में मीटिंग के नोट्स देख रही थी, बीच बीच में घड़ी पर नजर डाल रही थी। ऑफिस पहुंचते ही वो जल्दी में उतरी, पर्स से पैसे निकाले और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। जल्दबाजी में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसका बैग साइकिल की सीट पर रह गया। किशन ने भी बैग पर ध्यान नहीं दिया और साइकिल आगे बढ़ा दी। स्टैंड पर पहुंचकर जब उसने सीट पर बैग देखा तो वो चौंक गया। उसने बैग उठाया, जो काफी भारी था।
पसीने की एक बूंद उसके माथे से टपक कर बैग पर गिरी। उसने सोचा, ये तो बहुत कीमती लगता है। किशन ने बैग वापस करने का फैसला किया और साइकिल उसी कंपनी की ओर मोड़ ली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अनन्या ऑफिस के अंदर जा चुकी थी। किशन ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, मुझे मैडम से मिलना है। गार्ड ने तल्खी से जवाब दिया, बिना एंट्री पास या परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। किशन चाहता तो बैग गार्ड को दे सकता था, लेकिन उसने सोचा कि यह सही नहीं होगा। उसने बैग अपने पास रखा और घर लौट गया, ये सोचकर कि बाद में लौटा देगा। रास्ते में कई बार उसका मन हुआ कि बैग खोलकर देखे, लेकिन हर बार उसके दिल से आवाज आई, ये मेरा नहीं है, दूसरों की चीज छूना पाप है। घर पहुंचते ही उसकी मां गीता और बहन रानी ने बैग देखा। रानी ने उत्सुकता से पूछा, भैया, ये बैग कहां से आया, किसका है? किशन ने बताया, एक सवारी भूल गई। मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, इसे खोलकर देख लो, क्या पता इसमें पैसे हों। रानी की शादी नजदीक है, कुछ मदद मिल जाएगी। रानी की आंखों में भी उम्मीद की चमक थी। भैया, अगर इसमें पैसे हुए तो हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी।